This side your science sir, your MK sir. Welcome to everyone in today's classes. Now today we discuss about the exercise solution of sound chapter. Sound chapter हम लोगों ने पार्ट 3 तक पढ़ा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3. जो बच्चे नहीं देखे हैं वो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 को सर्च करके यूट्यूब पे जाके जब तक स्कूल नाम लिख के सर्च करेंगे वहाँ पे सारे कलेक्शंस आ जाएंगे. आप वहाँ पे अपने क्लासेस के फाइंड आउट करिए, अपने क्लासेस को देख लीजिए. उसमें टॉपिक लिखा होगा पार्ट 1 साउंड, पार्ट 2 साउंड, पार्ट 3 साउंड. पढ़ते रहिए, जोश में रहिए, बी कंसंट्रेट, बी फोकस एंड डोंट वेस्ट योर टाइम बिकॉज एवरीवन नो टाइम इज मनी. सबको पता है कि टाइम मनी होता है, मनी होता है. असेंबली के थॉट्स में सुन के पक जाते हैं लोग, लेकिन समय का फ़ायदा उठाना ही पड़ेगा. ये समय बीतने के बाद समय वापस नहीं आएगा. ये सब हो गई बातें जो आपको समझनी ज़रूरी है. सुनता तो सब है, समझता कौन है? समझना ज़रूरी है और अपने आप को सुधारना है. डेट इज कॉल्ड लर्निंग. लर्निंग क्या होता है? जो हम सुनते हैं, जो हम सीखते हैं, अपने व्यवहार में चेंज लाना ही शिक्षा होता है. डेट इज कॉल्ड लर्निंग. नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस. देयर आर 4 ऑप्शंस व्हिच आर गिवन इन योर चैप्टर. ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 1. एक्सरसाइज सॉल्यूशन के बाद हम लोग क्लास टेस्ट भी करेंगे एवरी चैप्टर्स का. ओके, साउंड कैन ट्रेवल थ्रू. साउंड कैसे ट्रेवल करता है? फर्स्ट क्वेश्चन इज sound can travel through. Option number 1 is gases. Option number B is solid only. Option number C is liquid only. And option number D is solid, liquid and gases. There are 4 options. First option is solid only. हम लोग डायरेक्ट आंसर लिखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी ऑप्शन होगा. डेट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. ठीक है, साउंड कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. डी ऑप्शन इज राइट. ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 इज वेरी सिंपल. क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि आपका ऑब्जेक्टिव जो है इसमें से कौन से ऑप्शन सही होंगे. तो देखते हैं, पढ़ते हैं. वॉइस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, वॉइस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू हैव अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी. किसके वॉइस में फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगा? ऑप्शन नंबर 1 इज बेबी गर्ल. ऑप्शन नंबर बी इज बेबी बॉय. ऑप्शन नंबर सी इज ए मैन. ऑप्शन नंबर डी इज ए वुमेन. तो आपको 4 ऑप्शंस हैं. तो 4 ऑप्शंस में आपके सही आंसर क्या होंगे वो आपको बताना है. सही आंसर होंगे मैन या फिर वुमेन. बताइए क्या आंसर होना चाहिए? सही आंसर होगा ए मैन. ए मैन वॉइस हैज मिनिमम फ्रीक्वेंसी. क्या गजब का क्वेश्चन पूछा है ना. कॉलोनी में अगर कोई बच्चा रो रहा होता है तो हमें पता चल जाता है कि कौन सा बच्चा रो रहा है. मतलब बेबी का जो वॉइस है उसका फ्रीक्वेंसी क्या है? ज़्यादा है ना. अगर कोई लड़की चिल्लाती है, कोई फीमेल चिल्लाता है, फीमेल चिल्लाती है तो क्या लगता है उनकी जो साउंड है क्या आप सुन पाओगे? बहुत अच्छे सुन पाना चाहिए, सुन भी पाओगे. लेकिन जो उनका तीखा आवाज़ होता है, उनकी तीखी आवाज़ को आप बहुत दूर तक भी सुन सकते हो. कहने का ही मतलब था कि फीमेल के वॉइस को आप बहुत दूर तक सुना जा सकता है, तो उसका भी मिनिमम फ्रीक्वेंसी नहीं होगा. लेकिन मैन का वॉइस जो होता है वो कैसा होता है? उनकी जो आवाज़ होती है वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा फीमेल की तुलना में. इसलिए क्या लिखें? मैन वॉइस हैज़ मिनिमम फ्रीक्वेंसी. ओके, नाउ वी डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन नंबर 3 विच आर वेरी इजी. क्वेश्चन नंबर 3 कहता है इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट टिक ट्रू एंड फॉल्स. विच आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स. हमको चुनना है. फर्स्ट स्टेटमेंट है द साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम. साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम. साउंड ट्रेवल नहीं करता वैक्यूम में. ये क्या मतलब ट्रू है? ओके, क्वेश्चन नंबर 3. साउंड कैन नॉट ट्रेवल. साउंड cannot travel
इन वैक्यूम, ये क्या हमारा ट्रू स्टेटमेंट है. ओके, सेकंड पॉइंट इज दैट इज सेकंड ऑप्शन अबाउट द ट्रू एंड फॉल्स इज द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड. द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड ऑफ ए वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, the number of oscillation per second of a vibrating object is called its time period. That is false. ये जो आपका स्टेटमेंट है ये फॉल्स है. ठीक है, तो द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड ऑफ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए बताइए. ये तो मैंने आपको क्लास में बताया था, तो मैं अभी आपसे कमेंट बॉक्स में पूछता हूँ. कमेंट बॉक्स में आप लिखिए क्या होना चाहिए टाइम पीरियड्स के जगह पे. द स्टेटमेंट इज फॉल्स. क्वेश्चन नंबर 3, 1 number is true, B number is false. Okay, now we discuss about the C statement. C कहता है if the amplitude of vibration is large, if the amplitude of vibration is large, the sound is feeble. Sound जो होगा क्या वो feeble होगा बताइए. ये भी आपका स्टेटमेंट क्या है false है. ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या है false. फॉल्स स्टेटमेंट है. ठीक है, तो आप डायरेक्ट आंसर को लिख सकते हैं और आपके क्वेश्चन तो बुक में दिए गए हैं. ठीक है, नाउ द क्वेश्चन नंबर 1 इज साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम. B is false statement. C is also false. Now the fourth statement is for human ear. For human ear, the audible range is 20 Hz to 20,000 Hz. That is true. Okay. Now the D option is true. मैंने आपको बताया था कि ह्यूमन ईयर का जो रेंज होता है वो 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होता है. तो 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज. दैट इज द ऑडिएबल रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर. ओके, दैट इज ऑडिएबल रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर. Now we discuss about the next statement, that is 1, that is 2, that is 3, that is 4. Okay, now we discuss about the fifth statement. Okay, that is 2. Now the fifth statement is the lower the frequency of vibration. Lower the frequency of vibration, the higher is pitch. The lower the frequency of vibration, the higher is pitch. The statement is true or false बताना है आपको. तो फिफ्थ स्टेटमेंट जो है आपका false होगा. ओके, तो फिफ्थ स्टेटमेंट जो आपका दिया वो क्या है false. देखिए इसमें होना क्या चाहिए था, लोअर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन. अगर लोअर द फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन अगर लोअर है तो हायर पिच नहीं हो सकता है. पिच क्या होना चाहिए था, लोअर होना चाहिए था. अगर आपको स्टेटमेंट सही करना होता तो आप हायर की जगह क्या लिखेंगे, लोअर लिखेंगे. ओके, नाउ द सिक्स्थ स्टेटमेंट कहता है अनवांटेड और अनप्लीजेंट साउंड इज टर्म्ड एज म्यूजिक. क्या जो आपके माथे के बगल में, आपके कान के बगल में अगर मक्खी अगर आपके पास 20 मिनट भनभनाने लगे या फिर मच्छर, तो आपको क्या अच्छा लगेगा. कहता है कि वो म्यूज़िक है. अगर आपके थप्पड़ की आवाज़ आपको म्यूज़िक लगने लगे तो ये साइंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा. तो ये आपका स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स. ठीक है, किसी को थप्पड़ की आवाज़ अच्छी लगती है, किसी को हथौड़े की आवाज़ अच्छी लगती है, बिल्कुल भी नहीं लगेगा. तो स्टेटमेंट इज फॉल्स. द करेक्ट स्टेटमेंट करने के लिए म्यूजिक की जगह पे नॉइज होना चाहिए था. द अनवांटेड और अनप्लीजेंट साउंड इज टर्म्ड एज नॉइज. ओके, नाउ द सेवेंथ स्टेटमेंट इज नॉइज पोल्यूशन में कॉज पार्शियल हियरिंग इम्पेयरमेंट. ठीक है, तो ये आपका स्टेटमेंट जो आपका क्या है, ट्रू होगा. क्योंकि अगर आप लगातार डीजे को कान के बगल में ऐसे रख लो और ऐसे बजाते रहो, धीरे धीरे आपको सुननाई कम देने लगेगा. इसलिए सेवेंथ स्टेटमेंट जो है ट्रू होगा. ओके, सेवेंथ स्टेटमेंट इज ट्रू.
ठीक है, क्योंकि आप जब बड़े बड़े बूफर से साउंड को सुनोगे तो आपके छोटे छोटे कान से सुनाई देना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इस बातों को आप ध्यान में रखेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग। फिर से एक पॉइंट को देख लेंगे। पॉइंट नंबर 1 था साउंड कैन ट्रेवल इन वैक्यूम। साउंड क्या वैक्यूम में ट्रेवल करेगा? बिल्कुल भी नहीं। वैक्यूम का मतलब होता है एयर का एब्सेंस, वहाँ पे एयर नहीं है। ठीक है, तो जहाँ एयर नहीं होगा वहाँ साउंड ट्रेवल नहीं करेगा। ओके, द सेकेंड स्टेटमेंट इज द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड ऑफ ए वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड नहीं होना चाहिए था, तो ये भी फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। थर्ड स्टेटमेंट था, थर्ड का जो आंसर मैंने लिखे है फॉल्स। इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज लार्जर द साउंड इज फीबल। साउंड भी फीबल होगा क्या? नहीं, फीबल मतलब होता है कमजोर। साउंड भी ज़्यादा होना चाहिए, एम्पलीट्यूड ज़्यादा, वाइब्रेशन ज़्यादा, साउंड भी ज़्यादा। ओके, तो साउंड यहाँ पे क्या बोल रहा है? फीबल। तो फीबल तो नहीं होगा, तो हमने क्या लिखा? फॉल्स स्टेटमेंट। फोर्थ बोलता है कि छोटे छोटे कानों के द्वारा कितना साउंड को सुना जा सकता है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। ओके, तो ये आपका स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, जो रेंज दिया गया आप क्वेश्चंस में वो आपका इतना ही दिया गया है। नाउ द फिफ्थ स्टेटमेंट इज फॉल्स, दैट इज लोअर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन द हायर इज पिच। पिच हायर तो हो ही नहीं सकता, वहाँ पे लोअर पिच होगा, इसलिए आपका स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। ठीक है, सिक्स्थ स्टेटमेंट कहता है अनवांटेड और अनप्लीजेंट साउंड को, जो चीज़ हमें पसंद नहीं है सुनना, उसको हम लोग म्यूजिक कैसे बोल सकते हैं? हथौड़े का साउंड, मधुमक्खी की आवाज़, मच्छर की आवाज़ और बुफर की आवाज़, डीजे की आवाज़, ये सब क्या है? नॉइस पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, इसलिए इसको म्यूजिक नहीं बोला जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका सिक्स्थ स्टेटमेंट भी क्या हो गया? फॉल्स हो गया। सेवेंथ कहता है कि नॉइस पॉल्यूशन से आपको थोड़ा थोड़ा सुनाई कम देगा, इसलिए आपका सेवेंथ स्टेटमेंट भी क्या हो गया? ट्रू हो गया। ओके, नाउ वी डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन नंबर 4। Now we discuss about the question number 4. First statement is fill in the blanks. Fill in the blanks का जो एक नंबर दिया गया, first is time taken by an object. Time taken by an object to complete one oscillation. Time taken जो होता है ऑब्जेक्ट के द्वारा कि एक ऑसिलेशन को पूरा करने के, that is called टाइम पीरियड। ओके, कहता है कि द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट, आप मेरे सुनने से भी लिख सकते हो, टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। ओके, नाउ द सेकेंड वन इज लाउडनेस इज डिटरमाइंड बाय, लाउडनेस इज डिटरमाइंड बाय किसके वाइब्रेशन से? बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 1 नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 2 नंबर का आंसर आप कहाँ लिखोगे? कमेंट बॉक्स में लिखोगे। ये आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 इज क्वेश्चन नंबर 3 इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। मैंने आपको द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी मैंने आपको क्लास में बताया था। फ्रीक्वेंसी को मैं लिखता था H और Z, डेट इज कॉल्ड हर्ट्ज। ओके, मैंने बताया था आपको लिखते थे हम लोग HZ, डेट इज हर्ट्ज। ओके, नाउ वी डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज पॉइंट नंबर 4, अनप्लीजेंट साउंड इज कॉल्ड नॉइस। थोड़ी देर पहले भी बात किया था हमने, दैट इज 4 नंबर, द अनप्लीजेंट साउंड इज कॉल्ड, अनप्लीजेंट साउंड को हम लोग क्या बोलते थे? दैट इज कॉल्ड नॉइस। ओके, नाउ वी डिस्कस द फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट कहता है द श्रिलनेस ऑफ ए साउंड इज डिटरमाइंड बाय द, बताइए श्रिलनेस जो होगा साउंड का वो कैसे डिटरमाइन करेंगे? श्रिलनेस ऑफ ए साउंड इज डिटरमाइंड बाय द फ्रीक्वेंसी। ओके, ठीक है, तो ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी आंसर। सभी पॉइंट को अच्छे से आप लोगों ने पढ़ा होगा, फिर से हम लोग एक बार करके क्या करेंगे? रिवाइज कर लेंगे। तो पहला पॉइंट बोलता है टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट, टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है लाउडनेस इज डिटरमाइंड बाय, लाउडनेस को कैसे डिटरमाइन करते हैं मैं नहीं बताया, कमेंट बॉक्स में लिखिए।
पॉइंट नंबर 3, द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज एच जेड करके हमेशा पढ़ाते आया हूँ। एच जेड मीन्स हर्ज, ओके, एच जेड हो गया हर्ज। पॉइंट नंबर 4, द अनवांटेड साउंड इज कॉल्ड नॉइस। पॉइंट नंबर 5, द श्रिलनेस ऑफ ए साउंड डिटरमाइंड बाय फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं क्या कि कितना श्रिलनेस है, कितना पिच ज़्यादा होगा, ये सब पता किया जा सकता है। ओके, नाउ वी डिस्कस अबाउट द पॉइंट नंबर नॉट पॉइंट नंबर। क्वेश्चन नंबर इज 5। आपका मैथमेटिकल कैलकुलेशन इसमें यूज़ किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 वेरी इजी। मैथमेटिक्स भी आपको साइंस में काफ़ी ज़रूरी होता है। विदाउट मैथमेटिक्स क्या है, साइंस अधूरा है। ओके, तो नाउ वी डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन नंबर 5। स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है ए पर्सन ए पेंडुलम ऑसिलेट्स 40 टाइम्स इन 4 सेकेंड। A pendulum oscillates 40 times in 4 seconds. A pendulum oscillates 40 times in 4 seconds. Okay, find its time period and frequency. Find its time period and frequency. ओके, आपको पता करना है टाइम पीरियड क्या होगा, फ्रीक्वेंसी क्या होगा। जब दो चीज पता करने के लिए बोल रहा है तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर तो यहाँ लग नहीं सकता है, तो आपको लगाना क्या है, टाइम पीरियड। ओके मेरे सोल्जर्स, मेरे प्यारे बच्चों, एकदम ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, तो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होगा, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी हमें निकालना है। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिखेंगे टाइम बाय नंबर ऑफ ऑसिलेशन। टाइम बाय नंबर ऑफ ऑसिलेशन। ओके, time by number of oscillations, the formula of time period. Okay, now we solve the questions based on the formula of time period. Now the आपका टाइम कितना दिया है, 4 सेकेंड। ओके, 4 सेकेंड आपका टाइम दिया है और 40। ठीक है, the pendulum oscillate 40 times in 4 सेकेंड। 4 सेकेंड लिख दिया हमने टाइम के जगह पे, नंबर ऑफ ऑसिलेशन 40 टाइम्स। काट देंगे क्या, बिल्कुल काट देंगे, तो 1/10 हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा 1/10 सेकेंड। वेरी गुड। तो इसको आप डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, बताइए, 0.1 सेकेंड। 0.1 हो गया। अब आगे बात करेंगे फ्रीक्वेंसी के बारे में। फ्रीक्वेंसी क्या बोलता है, फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होगा, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड। नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड क्या होगा, फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड क्या होगा, फ्रीक्वेंसी होगा। अब बताइए इसके बाद क्या करना चाहिए, फटाफट फटाफट। वेरी गुड वेरी गुड, डू फास्ट। बहुत सारे बच्चे सो रहे, उठ जाइए उठ जाइए उठ जाइए। नाउ द फ्रीक्वेंसी बराबर नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड, तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन बराबर क्या हो जाएगा, टाइम। ठीक है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन बराबर क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 40/4 कर देंगे तो क्या हो जाएगा। अगर आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो, 40/4 कर दें, 4 1 जा 4, 4 10 जा 40, डैट इज बराबर 10 पर सेकेंड। 10 पर सेकेंड। फिर इसको आप डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 10 पर सेकेंड और 10 हर्ट्ज। ओके, डैट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5। 5 का आंसर बन गया, न्यूमेरिकल बेसिस था। नाउ वी डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 is also based on mathematical calculation and mathematical formula, like mathematical formula but not a mathematical formula, numerical basis। डरना नहीं है, मैथ से डरने वाले बच्चे साइंस से नहीं डरेंगे। ऐसा अक्सर होता है कि बहुत सारे बच्चे मैथ से भागते हैं और साइंस तो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा और ना ही मैथ आपका पीछा छोड़ेगा। इसलिए पीछा
करने वाले को पहले पकड़ लो, ठीक है। तो नाउ वी डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन नंबर 6। पकाएंगे नहीं आपको, भाषणबाजी ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6, द साउंड फ्रॉम अ मॉस्किटो इज प्रोड्यूस्ड, the sound by the mosquito, जो साउंड जो प्रोड्यूस होता है मॉस्किटो के द्वारा, साउंड फ्रॉम अ मॉस्किटो, अब बाय द मॉस्किटो एक ही बात है, प्रोड्यूस्ड व्हेन इट वाइब्रेट इट्स विंग्स, प्रोड्यूस्ड साउंड बाय द मॉस्किटो प्रोड्यूस्ड व्हेन इट वाइब्रेट्स, जब वो अपने विंग्स को हिलाती है ना, फीमेल एनोफेल्स मॉस्किटो, ठीक है। आप मुझे ऐसे मॉस्किटो के नाम बताइए जिसके द्वारा फीवर होता है। मैंने नाम थोड़ी देर पहले ही बता दिया, अगर किसी बच्चे ने ध्यान से सुना होगा तो पक्का बता देंगे, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। द साउंड बाय द मॉस्किटो टू प्रोड्यूस्ड, ठीक है, द साउंड फ्रॉम अ मॉस्किटो इज प्रोड्यूस्ड व्हेन इट वाइब्रेट इट्स विंग्स, व्हेन इट वाइब्रेट इट्स विंग्स, वेरी गुड, at an average rate of 500, ठीक है, at an average rate of 500 vibration per second, 500 vibration per second, ठीक है, 500 vibration per second. What is the time period of the vibration? आपको क्या निकालना है? What is the time period of the vibration? What is the time period of the vibration? आपको time period of the vibration को निकालना, तो first of all we use the formula of the time period. Okay, the time period equal to, टाइम पीरियड बराबर मैंने क्या बताया था, बताइए, टाइम बाय नंबर ऑफ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे मेरे सोल्जर्स, फॉर्मूला आपका बिल्कुल सही है, टाइम बाय नंबर ऑफ ऑसिलेशन। बस अब इसको पुट कर देंगे तो 1 बाय कितना हो जाएगा आपका, बताइए, यहाँ पे दिया है 500 वाइब्रेशन। द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द मॉस्किटो टू प्रोड्यूस्ड, mosquito sound by the mosquito produced when it vibrates its wings on an average rate of 500 vibration per second, 500 vibration per second. What is the time period? ठीक है, आपको टाइम पीरियड निकालना है किसका, वाइब्रेशन का, ठीक है। टाइम बाय नंबर ऑफ ऑसिलेशन कर दें फॉर्मूला में, तो पुट करना है आपको, तो हम पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 बाय 500 दिया है वाइब्रेशन पर सेकेंड, तो 1 बाय 500 करेंगे, तो जब आप इसको कट करोगे तो 0.02 हो जाएगा, कट करोगे तो कितना हो जाएगा, 0.002, जब इसको 2 जीरो तो 0.002, ओके, 0.002 आ जाएगा। क्या लिखेंगे उसके बाद, सेकेंड की बातें हैं तो सेकेंड तो लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर, ओके। क्वेश्चन नंबर 6, now we discuss about the question number 7. Question number 7 is very easy, which are in the case, आपको केस को ध्यान रखना है। फर्स्ट केस आपको दिया, आइडेंटिफाई द पार्ट विच वाइब्रेट टू प्रोड्यूस साउंड इन द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट। आपके पास 3-4 केसेस दिए गए हैं, इंस्ट्रूमेंट दिया गया है, आप पूछ रहे हैं कि बताइए कौन सा पार्ट है कि आपको साउंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो सबसे पहले दिया है ढोलक, क्या दिया है, ढोलक में क्या आता है बताइए, मेम्ब्रेन, ऊपर में क्या लगा रहता है, मेम्ब्रेन लगा रहता है ना। तो डिस्कस करेंगे। सेकंड दिया आपका, क्या दिया सेकंड बताइए, गिटार। थर्ड नंबर में क्या दिया है, फ्लूट। तो इसमें आपको बताना है कि ढोलक के कौन से पार्ट जो है साउंड प्रोड्यूस करते हैं, बताइए। स्ट्रेस मेम्ब्रेन आप इसमें लिख सकते हैं, स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन लिखना है आपको फर्स्ट में, ओके। स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन, देखिए
ढोलक का जो मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, ढोलक का जो मेम्ब्रेन होता है पूरा खींचा हुआ रहता है, वो आप फिगर में भी देख सकते हैं कि ढोलक का जो मेम्ब्रेन है वो किस प्रकार से है। ढोलक का जो मेम्ब्रेन है वो खींचा हुआ आपको नज़र आ रहा है। जो टाइट मेम्ब्रेन अगर नहीं रहेगा तो साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है, इसलिए मैंने लिखा है इसमें स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। सेकंड आपका दिया है स्ट्रिंग ऑफ सितार, ठीक है, स्ट्रिंग ऑफ गिटार, सितार जो बोल सकते हैं, स्ट्रिंग ऑफ गिटार। ओके, नाउ द थर्ड वन इज फ्लूट। फ्लूट में तो आपने देखा होगा कि फ्लूट आपका क्या होता है, छोटे छोटे होल्स होते हैं, है ना, आप डायग्राम में भी आप देख सकते हैं। फ्लूट में छोटे छोटे होल्स दिए हैं, दैट इज कॉल्ड एयर कॉलम। ओके, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं एयर कॉलम जो उसमें रहता है उसके द्वारा क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ये हो गए आपके क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। वेरी इजी, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी गुड वेरी गुड। बहुत सारे बच्चे सो रहे हैं ना, सो गए ना, सो गए सो गए सो गए, थोड़ी पानी पी लो, थक गए होगे, है ना, बोर कर दिया मैंने आपको, बोर कर दिया ना। अच्छा अच्छा अच्छा, नाउ वी डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन नंबर 8। थोड़ा सा और जरा सा बने रहिएगा। फ्रेंड्स बिटवीन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉइज एंड म्यूजिक। जो पसंद नहीं आया नॉइज, जो पसंद आया म्यूजिक, वेरी गुड, है ना। क्वेश्चन नंबर 8, नॉइज का लिखेंगे अनवांटेड, अनवांटेड और अनप्लीजेंट साउंड is called noise, is called noise। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8, अनवांटेड अनप्लीजेंट साउंड इज कॉल्ड नॉइज। नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट दी इन द केस ऑफ म्यूजिक। ठीक है, तो म्यूजिक में लिखेंगे म्यूजिक इज अ प्लेजेंट साउंड्स विच प्रोड्यूस अ सेंसेशन। अरिजीत सिंह के गाने सुनते हो गए ना, अरिजीत सिंह के गाने मैं भी सुनता हूँ, काफ़ी अच्छा गाता है, काफ़ी अच्छा सिंगर है, तो मेरी फेवरेट पूछो तो अरिजीत सिंह ही है। नाउ वी डिस्कस अबाउट द म्यूजिक। तो म्यूजिक में सीधा लिखेंगे वेयर एज म्यूजिक इज अ प्लेजेंट साउंड, वेयर एज music is a pleasant sound। okay, whereas music is a pleasant sound, but अगर म्यूजिक को कस के बजा दिया जाए, एकदम खींच के डीजे को बजा दिया जाए तो क्या होगा, वो लाउडनेस होगी ज़्यादा और वो नॉइस पॉल्यूशन क्रिएट करेगा। मीन्स नॉइस के केस में बदल जाएगा। तो नॉइस ना हो इसके लिए म्यूजिक को सुनने के लिए मीडियम आवाज़, अच्छे अच्छे इंस्ट्रूमेंट हो तो मज़ा और भी आएगा, है ना। तो लिखेंगे वेयर एज म्यूजिक इज अ प्लेजेंट साउंड विच प्रोड्यूस अ सेंसेशन। थोड़ा और अच्छा बना देते हैं, विच प्रोड्यूस अ सेंसेशन, है ना। गाने सुनते हैं तो कोई कोई इतना अच्छा गाना होता है, कोई कोई सॉन्ग इतना अच्छा होता है कि आँख से आंसू और जो पुप्स बम कर जाते हैं ना। तो ये सब जो होता है वो सेंसेशन होता है, जो हमारे माइंड होते हैं वो सेंस जो होते हैं वो काम करने लगता है, जो गाना हमें अच्छा लगता है। दैट्स व्हाई आई एड अ सेंटेंस दैट इज वेयर एज म्यूजिक इज अ प्लेजेंट साउंड विच प्रोड्यूस अ सेंसेशन। okay, now yes, music can become noise when it's too loud। yes, music becomes noise। okay, yes, music became noise when it is too loud, ठीक है। जब ज़्यादा आवाज़ करे तो वो क्या हो जाएगा, हमारे लिए कचड़ा बन जाएगा, हमारे कानों के लिए, इसलिए मीडियम आवाज़ में गाने को सुनना है। ठीक है, नाउ वी डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन नंबर 9, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। लिस्ट द सोर्स ऑफ नॉइज पॉल्यूशन इन योर सराउंडिंग्स। अपने सोसाइटी में नॉइज पॉल्यूशन कैसे होता है। कोई अंकल आते हैं ना, कोई अंकल अगर सोसाइटी में घुस जाए हल्ला करते हैं बहुत, ऐसे ऐसे नमूने भी पाए जाते हैं ना, तो इन नमूनों को बोला जाता है नॉइज क्रिएटर, है ना। तो
हमको ये नहीं लिखना है, हमें लिखना है कि साउंड ऑफ व्हीकल्स। क्वेश्चन नंबर 9, लिस्ट ऑफ साउंड, हमको क्या लिखना है? लिस्ट ऑफ साउंड पॉल्यूशन। साउंड पॉल्यूशन के लिस्ट क्रिएट करने हैं जो किस किस से प्रोड्यूस होता है। लिस्ट ऑफ साउंड पॉल्यूशन सोर्सेस। पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे साउंड ऑफ है ना बाइक, बगल से वो साउंड जो होता है ना बड़े वाले जो लगा देते हैं, बम्पर वाली हॉर्न जो दबाया तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने एक्सीडेंट कर गया है ना। ये चला हुआ था बीच में थोड़ी देर, आज से 2 साल पहले की बात है। अभी भी बहुत सारे लोग लगाए हुए हैं और सरकार ने इसको बैंड भी कर दिया है कि जो पहले लोग साउंड लगा लेते थे अलग से स्पीकर वाली, जिसमें हॉर्न दबाया तो लगता है जैसे कि बगल वाला आदमी बेहोश हो जाएगा, जहाँ से बाइक गया बगल वाला आदमी बेहोश हो जाएगा। इस टाइप के लोग साउंड लगाए हुए थे। तो उस तरह के साउंड तो बहुत ही कचड़ा साउंड है, मुझे ही पसंद नहीं है वो। साउंड ऑफ व्हीकल्स। नाउ द पॉइंट नंबर 2 इज साउंड ऑफ किचन एप्लियंसेस। साउंड ऑफ किचन एप्लियंसेस। ठीक है, किचन के अगर बर्तन गिर जाए ना, कस के अगर मम्मी दिन भर में 4 बार गिरा दे तो तुम्हारे मुंह से निकली जाएगा कि आज क्या हो गया है, इतना बर्तन क्यों गिर रहा है ना, क्योंकि उसके साउंड पसंद नहीं आते हैं ना। तो पॉइंट नंबर 3 लिखेंगे साउंड ऑफ क्रैकर्स। साउंड ऑफ बस्टिंग क्रैकर्स। ठीक है, बम के फटने की आवाज, पटाखे के फटने के बाद दिवाली का दिन और कानों का सुनाई देना कम आम बात है, इसलिए पटाखे कम फोड़ेंगे जिससे पॉल्यूशन भी क्रिएट कम होगा और अपने जो सिस्टम है वो भी बचे रहेंगे। साउंड ऑफ लाउड स्पीकर। साउंड ऑफ लाउड स्पीकर। दिस 4 आर एनफ। इन चारों को आप लिख लो। नाउ वी डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन नंबर 10। नाउ वी डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन नंबर 10 विच आर वेरी इंटरेस्टिंग और आप लोग सब भी इसका आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोलते हैं एक्सप्लेन इन व्हाट वे नॉइस पॉल्यूशन इज हार्मफुल टू ह्यूमन। बड़े बड़े तेज आवाज से सुनोगे तो क्या हो सकता है, लिखेंगे पहला पॉइंट लैक ऑफ स्लीप। अगर आप सो रहे हो ना, अगर कस के कोई सीटी बजा दे तो कैसा लगेगा, मजा आ जाएगा ना, बस वही लिख रहा हूँ लैक ऑफ स्लीप। ठीक है, सोते समय अगर कोई कस के गाना बजा दे या फिर टीवी की वॉल्यूम तेज कर दे तो आपका दिमाग का वॉल्यूम भी खत्म हो जाएगा और आप गुस्से से लाल हो जाओगे, सो नहीं पाओगे। दैट इज क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी पॉइंट नंबर 2 इज एंग्जाइटी। पॉइंट नंबर 3 लिख सकते हो आप हाइपर टेंशन। Hypertension means blood pressure, increase of blood pressure. ठीक है, now the point number 4 is happy birthday to you। नहीं, ऐसा तो नहीं लिख सकते। हियरिंग प्रॉब्लम। ओके, परमानेंट प्रॉब्लम तो नहीं होता है, बहुत कम केसों में ऐसा होता है कि कानों से हमेशा सुनाई देना बंद हो जाए, लेकिन अगर हम रेगुलर डेज में साउंड को तेज आवाज़ में सुनेंगे तो हमें ऐसा भी हो सकता है कि परमानेंट हमें सुनाई देना बंद हो जाए। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल फोकस करना है कि कितने साउंड में आवाज़ को रखना है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 11 आंसर इज, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि योर पेरेंट्स आर गोइंग टू बाय अ हाउस। आपके पेरेंट्स जा रहे हैं घर खरीदने के लिए। दे हैव बीन ऑफर्ड वन ऑफ द रोड साइड। ठीक है, एक आपको बोला गया कि मैं रोड साइड में घर को खरीदना है और एक बोला गया कि 3 लाइन्स अवे फ्रॉम द रोड साइड। 3 लाइन्स अवे फ्रॉम द रोड साइड। ठीक है, तो एक बोला गया रोड साइड के बगल में, एक बोला गया 3 लाइन्स हैं, मतलब इसको क्रॉस करने के बाद आपको एक हाउस मिलेगा। ठीक है, एक तो मिलेगा रोड साइड की तरफ एक हाउस मिलेगा,
है ना, एक दूसरा मिलेगा उधर में। तो आपको करना क्या है, ठीक है, दे हैव ऑफर्ड वन ऑफ द रोड साइड एंड अदर फ्रॉम अवे फ्रॉम द 3 लाइन्स फ्रॉम रोड साइड एंड विच हाउस वुड यू सजेस्ट, कौन सा हाउस आप सजेस्ट करोगे। लोग तो कहेंगे रोड साइड में ले लो, बगल में मार्केट है, बगल में मछली मिल जाएगी, बगल में प्याज मिल जाएगा, बगल में सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पॉल्यूशन, साउंड, ये दिमाग में रखना है, अपना व्यूज नहीं देना है। हो सकता है आपको रोड के साइड लेना के लिए आपको मजा आ जाएगा कि बगल में पार्क है, बगल में सब कुछ है, लेकिन चैप्टर क्या मांगता है, लेसन क्या मांगता है, जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या मांग रहा है कि हमें रोड साइड में रखेंगे क्या, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वहाँ साउंड होगा। देयर आर सो मैनी नेगेटिव फैक्ट्स रिगार्डिंग द हाउसेस विच आर सिचुएटेड नियर द रोड साइड। जो रोड साइड के किनारे में बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट्स हैं। साउंड तो बहरा बना देगा, ऐसे ऐसे ट्रक की आवाज़ें आती है ना, ठीक है, मेरा भी एक्चुअली घर रोड के ही बगल में है, तो मुझे भी एहसास होता है कि जो गाड़ी जब रात में चलती है तो ऐसा कभी कभी होता है कि कंपन होता है, मतलब कि अगर हैवी ट्रक जा रहा है तो आपका जो घर है ऐसा कंपन टाइप का होगा, लगेगा वाइब्रेशन टाइप का, ठीक है, तो वो भी एहसास होता है। जिनका रोड साइड में घर है उनको भी पता होगा। लोग आज के डेट में लोग मानते हैं कि रोड साइड में घर है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नेगेटिव इफेक्ट्स हैं जो रहते हैं, उनसे एक बार पूछो तो सही कि सर क्या दिक्कत होती है दिक्कत, लेकिन मैनेज करना पड़ता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए चैप्टर्स में, साउंड में, कि आपने जो पढ़ाई किया है उसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज क्वेश्चन कब आता है, चैप्टर्स के एंड में, तो बोलता है कि रोड साइड के में घर लोगे या फिर अवे फ्रॉम द रोड साइड लोगे। विच हाउस वुड यू सजेस्ट योर पेरेंट शुड बाय, कौन सा सजेस्ट करोगे पेरेंट्स को, एक्सप्लेन योर आंसर वेयर। मैं तो बोलूँगा भैया रोड साइड में तो रह लिए बहुत दिन, चलो अब किनारे में। तो आंसर लिखेंगे कि आई प्रिफर द पेरेंट्स टू बाय अ हाउस अवे फ्रॉम द रोड साइड, ठीक है। तो लिखेंगे आई वुड सजेस्ट, मैं सजेस्ट करूंगा, आई वुड सजेस्ट माई पेरेंट्स, I would suggest my parent buy a house 3 lines away. Buy a house 3 lines away. Buy a house 3 lines away from the roadside. From the रोड साइड। इसके कारण भी हम लोग लिखेंगे बिकॉज हाउस ऑन द रोड साइड वुड बी मच नॉइजी इन बोथ डेज नाइट ड्यू टू रनिंग व्हीकल्स, ठीक है। वही जो मैंने बातें आपको बताई कि मैंने तो एहसास किए हैं, मैंने तो देखा है कि हमारा जो घर है उसके बगल में रेलवे स्टेशन भी है और बगल में हाईवे भी है, ठीक है। सुविधाएं तो होती है लेकिन उसके नेगेटिव इफेक्ट्स क्या हैं, रात और दिन, ट्रेन की आवाज़ और व्हीकल्स की आवाज़, हैवी ट्रक्स जब चलते हो तो ज़्यादा परेशानी होती है क्योंकि उनके हॉर्न की आवाज़ काफ़ी तेज होती है, ठीक है। तो बिकॉज हाउस ऑन द रोड साइड विच इज मच नॉइजी, बिकॉज हाउस ऑन द रोड साइड बिकम मोर नॉइजी, बिकम मोर नॉइजी, ठीक है। बहुत सारे साउंड होते हैं, ठीक है, इन बोथ डे एंड नाइट, इन बोथ डेज एंड नाइट, ठीक है। इतना एक ही कारण लिख दो काफ़ी, अगर ज़्यादा लिखना है तो थोड़ा और भी बना के इसको लिख सकते हो अपने से कि इट मे बी काउज सेवरल डिजीज लाइक loss of hearing and it may be cause asthma like because vehicle release pollution also, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हो, but that is enough. Now we discuss about the next question, that is question number 12. अगर ना स्केच करना है, मेरा स्केच नहीं बनाना है, किसका बनाना है, लर्नेक्स एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शन। तो लर्नेक्स का डायग्राम आप बोर्ड में देख सकते हैं और इसको आप देख के बना भी सकते हैं। नाउ वी डिस्कस अबाउट द फंक्शन ऑफ लर्नेक्स। लर्नेक्स का फंक्शन लिखेंगे, द लर्नेक्स इज आल्सो नोन एज
Larynx is also known as voice box. लैरिंक्स को क्या बोलते हैं? वॉइस बॉक्स बोलते हैं. इट इज एट द अपर एंड ऑफ द विंड पाइप. ठीक है, मैंने बताया था आपको ये विंड पाइप है, इसके अपर एंड में क्या होता है? लैरिंक्स पाया जाता है. दैट इज ऑल्सो कॉल्ड वॉइस बॉक्स. वॉइस बॉक्स भी इसको बोला जाता है. टू वोकल कॉर्ड्स आर स्ट्रेस्ड अक्रॉस दी two vocal cords stressed across the two vocal cords are stressed across the, यहाँ से stressed होता है across the voice box. ठीक है, in such a way. ठीक है, इस तरीके से होता है कि वो लीप्स करता है जगह को. इट लीव्स अ नैरो स्लिट बिटवीन देम. इट लीव्स अ नैरो स्लिट बिटवीन देम. एक छोटा सा जगह बनता है, यहाँ से स्ट्रेट रहता है, एक छोटा सा जगह बनता है. किसके लिए? फॉर पैसेज ऑफ एयर. पैसेज ऑफ एयर. ओके, मैंने आपको ये बताया था कि ये जो होता है एडम्स एप्पल होता है जो मैन में दिखता है, लेकिन फीमेल में क्या होता है? अंदर की तरफ होता है और छोटा होने के कारण दिखाई नहीं होता है. क्योंकि जो लेंथ होता है वॉइस बॉक्स का वो मेल में ज़्यादा होता है, इसलिए ये दिखाई देता है आसानी से. और फीमेल में जो होता है वो साइज जो होता है वो कम होता है, इसलिए फीमेल में अंदर तरफ रहता है, इसलिए दिखाई बाहर से नहीं देता है. ओके, नाउ वी डिस्कस द अदर पॉइंट. when lung force air through the slit. ठीक है, ये इतना लिख दिया. उसके बाद ये भी लिख सकते हैं when lungs. ठीक है, आप इतना छोड़ दो, आप इतना ही लिखोगे, इतना इनफ है. आप बड़े बड़े आंसर हो जाएंगे तो आपको याद करने में दिक्कत होगी. नाउ वी डिस्कस एवरी लाइन ऑफ दिस क्वेश्चन. इट इज आल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स भी बोला जाता है. और इस तरीके से रहता है कि इसके यहाँ पे एक जगह बनती है जिससे एयर आसानी से जा सकता है. दैट इज द फंक्शन ऑफ लैरिंक्स विच इज आल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स. Okay, now we discuss the other point of this chapter. ऐसा है क्या? Now the good news is that the exercise solution is finished. Sound chapter is finished. Now it's time for examination of the sound chapter. हम लोग एग्जाम लेंगे, डेट मैं बताऊंगा. आप लोग अच्छे से पढ़िए, जो मैंने क्लासेस दी उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए. और जो भी दिक्कत होगी वो भी मैं आपकी डाउट्स को क्लियर करूंगा. एंड बी फोकस, बी कंसंट्रेट, डोंट वेस्ट योर एनर्जी, डोंट वेस्ट योर टाइम. हेल्थ इज वेल्थ. शरीर का भी ध्यान रखिए, दिमाग का भी ख्याल रखिए, दिल का भी ख्याल रखिए और अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करिए. बी कॉन्फिडेंस. थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लासेस.